हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं बी फेम डेट्स। मैं हूं मनवीर शाह और मेरे साथ है सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो जो है पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन के ऊपर है। और इसका टाइटल है जी, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के पार्टीशन का कौन रिस्पॉन्सिबल था? आया कि मोहम्मद अली जिन्ना थे या कोई और था, जैसे गांधी साहब थे और नेहरू थे। तो उस वक्त के जो जो भी रहनुमा थे, हिंदू रहनुमा या मुस्लिम रहनुमा, तो कौन जो है वो सेपरेशन का बायस था? क्या उनकी रीजंस क्या थी कि जो है पाकिस्तान और इंडिया को अलहदा होना पड़ा, अलहदा पाकिस्तान को एक मुल्क बनाना पड़ा? तो वो सारी रीजन जो है इस वीडियो के अंदर ऐड की गई हैं। सो वीडियो देखते हैं और जानते हैं जी। इस वीडियो के लिहाज से और इस पर्सन के लिहाज से इसने कहीं कहीं से फैक्ट्स लिए होंगे, तो कौन रिस्पॉन्सिबल था फॉर द सेपरेशन? कोई पर्सन है, कोई इसके पीछे कोई फैक्टर्स हैं, कौन क्या कौन से फैक्टर्स प्रॉब्लम हैं, है। क्या रीजंस हैं, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में ऐड की गई हैं। तो विदाउट एनी वेट चलते हैं, हम पहले वीडियो देखते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारत के पार्टीशन के लिए कभी जिन्ना तो कभी कांग्रेस या फिर कभी गांधी को ब्लेम किया जाता है। मुद्दा नहीं बल्कि पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस जैसी कई पार्टीज इस बात को पूरी तरह से नकारती हैं और दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी के कई लोग गांधी जी को ही पार्टीशन के लिए ब्लेम करते हैं। और अगर ये सच है कि पार्टीशन के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार थी, तो आखिर कैसे? क्या कांग्रेस पार्टीशन चाहती थी या फिर उनकी कुछ गलतियों के कारण पार्टीशन हुआ? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी एक इंसान पर बंटवारे के लिए दोष मढ़ देना एक काफी आसान रास्ता है, लेकिन आज हम आपको 3 मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप खुद ये फैसला ले सकते हैं कि बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार था। इसमें पहला बड़ा पॉलिटिकल इवेंट था गांधी का भारत आना। 1915 में जब गांधी वापस भारत लौटे थे तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी। उस वक्त कांग्रेस में मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, स्वामी श्रद्धानंद, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े लीडर्स माने जाते थे। और यह तय था कि कांग्रेस की कमान आने वाले समय में जिन्ना, तिलक और फिर स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोगों के हाथ में आएगी। गांधी के भारत लौटने के बाद ये सब बदल गया। गांधी ने अगले 2 साल पूरे भारत की यात्रा की और बिहार के चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह किया। इस एक इवेंट के बाद अचानक से गांधी जी पूरे भारत में पॉपुलर होने लगे। इसके बाद एक इवेंट के बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया, जिसने प्रेस की आजादी को लिमिट करने का प्रयास किया, जिसके खिलाफ गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन लीड किया। इस समय तिलक देश से बाहर थे क्योंकि वो इंग्लैंड में अपने खिलाफ हुए केस को लड़ रहे थे। जब तक वो केस खत्म करके भारत लौटे, गांधी ने खुद को एक बड़े लीडर के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया था। तिलक की 1920 में मौत हो गई। एनी बेसेंट और स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग भी अब हाशिए की तरफ चले गए थे और बचे थे जिन्ना और गांधी। जिन्ना एक सक्सेसफुल लॉयर जरूर थे, लेकिन वो गांधी की तरह कभी एक मास लीडर नहीं बन पाए थे, क्योंकि तब की कांग्रेस लोगों के बीच में इतनी पॉपुलर नहीं थी। लेकिन जैसे ही गांधी जनता के साथ जुड़ने लगे तो उनका कद बढ़ने लगा और जिन्ना भी रेस से बाहर हो गए और कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर के तौर पर गांधी जी आ गया है। इसके बाद जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी। ये इवेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 1920 के जिन्ना वो जिन्ना थे जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। उन्हें पाकिस्तान जैसे आइडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अचानक से गांधी को उनकी जगह लेते हुए देखा तो उन्हें कांग्रेस से जाना पड़ा। इस पहले बड़े इंसिडेंट के बाद आपको चलना होगा 1942 में। 1942 का साल हमें भारत छोड़ो आंदोलन के साल के तौर पर याद आता है, जब एक तरफ दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन हिटलर से लड़ने में बिजी था और दूसरी तरफ भारत में उनके खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया था। हमें पढ़ाया जाता है कि इस आंदोलन के कारण अंग्रेजों को भारत से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन गांधी पर कई किताबें लिखने वाले रामचंद्र गुहा समेत कई इतिहासकार हैं जो आज इस इंसिडेंट को एक फेल्ड आंदोलन के तौर पर भी देखते हैं। इसकी एक वजह यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त गांधी, नेहरू और पटेल समेत कई कांग्रेस के लीडर्स को जेल हो गई थी और सुभाष चंद्र बोस तो पहले से ही देश से बाहर थे। ऐसे में देश में कोई बड़ा लीडर नहीं बचा था। लेकिन जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ अपने करियर की दूसरी इनिंग शुरू कर चुके थे। आपको बता दें कि जिन्ना को भारत की जनता ने रिजेक्ट कर दिया था। 1936 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, तब कांग्रेस ने पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीट्स जीती थी। मुस्लिम लीग की उम्मीद थी कि वो बंगाल और पंजाब में तो जरूर जीतेंगे, लेकिन वहाँ भी वो लोग इंडिपेंडेंट पार्टी से हार गए थे। जहाँ पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की जीत हुई, वहीं बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी ने उन्हें हराया। इस तरह पूरे इलेक्शन में कांग्रेस को 760 सीट मिली और मुस्लिम लीग को सिर्फ 109। इसलिए मुस्लिम लीग एक बहुत ही छोटी सी पार्टी थी और भारत के मुसलमानों को भी उनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। लेकिन 1942 में जहाँ कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और सरकार से इस्तीफा दे दिया,
वहीं मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया और कांग्रेस की जमीन पर ना रहने की वजह से उन्होंने जनता के बीच भी अपना बेस मजबूत किया। इसलिए जब दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद कांग्रेस की लीडरशिप जेल से बाहर आई तो समीकरण बदल चुके थे और अब मुस्लिम लीग एक ज्यादा बड़ी और मजबूत पार्टी बन गई थी जो टेबल पर नेगोशिएट कर सकती थी। यहाँ तक भी ठीक था क्योंकि अभी भी उम्मीद थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर एक सरकार बना सकते हैं और बंटवारे को रोक सकते हैं। अंग्रेजों ने जब दिसंबर 1946 में ऐलान किया कि वो भारत को छोड़ देंगे तो एक कैबिनेट कमीशन बनी जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने बैठकर ये तय करना था कि भारत की पहली सरकार कैसी होगी, उसमें कौन शामिल होगा और किस तरह से उसे चलाया जाएगा। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के साथ मिलकर मुसलमानों के लिए कुछ आश्वासन ले लिए थे ताकि एक आजाद भारत में मुस्लिम्स को किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन का फेस ना करना पड़े। लेकिन जब नेहरू ने जिन्ना को इस कैबिनेट कमीशन का हिस्सा बनाने के लिए इनवाइट किया तो नेहरू इस बात पर अड़ गए कि कैबिनेट कमीशन पिछले किसी भी फैसले और आश्वासन को नहीं मानेंगे और शुरुआत से हर एक मुद्दे पर फैसला करेगी। जिन्ना जानते थे कि अगर दोबारा से सभी मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ी तो सालों से जिन मुद्दों पर सहमति बनाने में वो कामयाब हुए थे उन पर उन्हें फिर से बहस करनी पड़ेगी। और साथ ही कैबिनेट कमीशन में क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदू थे इसलिए उन्हें भी डर था कि शायद उनकी कई मांगे रिजेक्ट हो जाए। इसीलिए उन्होंने इस कैबिनेट कमीशन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और अखंड भारत का सपना यहीं पर चकनाचूर हो गया। इस कैबिनेट कमीशन से वॉकआउट करने के लिए अगर आप इतिहास में जाएं तो आपको जिन्ना से बड़े विलन नेहरू मिलेंगे जो इस वक्त अपने अहंकार में चूर थे। नेहरू अभी भी मुस्लिम लीग को 1936 की वो पार्टी समझ रहे थे जिसके बाद जनता का कोई सपोर्ट नहीं है। इसलिए उन्हें लगा कि वो अपनी पॉलिटिकल पावर से मुस्लिम लीग की पावर को दबाने में कामयाब हो जाएंगे और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों का नेतृत्व करने वाली पार्टी बन जाएगी। लेकिन जिन्ना न सिर्फ इन 10 सालों में मजबूत हुए थे बल्कि वो नेहरू की चाल को भी समझ गए थे। इसीलिए उन्होंने इस कैबिनेट कमीशन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इसके बाद जिन्ना ने अपनी पाकिस्तान की मांग को और ज्यादा तेज कर दिया और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी कि जिन्ना को मालूम पड़ गया था कि उन्हें कैंसर है और वो ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। ऐसे में उन्हें हर हाल में अपनी मौत से पहले पाकिस्तान की डिमांड को पूरा करवाना था। यहीं पर कांग्रेस पार्टी से भूल हो गई। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर ये बात कांग्रेस या नेहरू को पता होती कि जिन्ना को कैंसर है तो शायद वो जिन्ना पर ज्यादा प्रेशर न डालते और उन्हें किसी भी शर्त पर कैबिनेट कमीशन का हिस्सा बना लेते, क्योंकि ये बात वो भी जानते थे कि जिन्ना के अलावा मुस्लिम लीग में ऐसा कोई भी बड़ा लीडर नहीं है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है। अगर 1947 में एक अखंड भारत आजाद होता तो 1952 के इलेक्शन से पहले ही जिन्ना की मौत हो चुकी होती और कांग्रेस जिस कदर उस वक्त देश में पॉपुलर थी ये लगभग तय था कि वही पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करती। इसे आप एक टैक्टिकल एरर भी कह सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जिन्ना भी एक चालाक पॉलिटिशियन थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बीमारी की बात सभी से छुपा कर रखी। अपने आखिरी दिनों में जिन्ना इतने उत्तेजित हो गए थे कि वो जिन्ना कभी हिंदू मुस्लिम एकता और बातचीत के रास्ते पर चलने की जो बात करते थे उन्होंने पहले मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग करनी शुरू कर दी और फिर उस देश को लेने के लिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का भी ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से बंगाल समेत भारत के कई मुस्लिम बाहुल राज्यों में हिंसा भड़क उठी और उस दबाव में आकर कांग्रेस और माउंटबेटन को आखिरकार जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को मानना ही पड़ा। खैर यहाँ पर यह कहना भी जरूरी है कि कांग्रेस में कोई नहीं चाहता था कि भारत का बंटवारा हो, लेकिन उनकी कुछ गलतियों ने जरूर बंटवारे के रास्ते को आसान बना दिया। 1956 में दिए गए एक इंटरव्यू में नेहरू से एक पत्रकार ने जब ये पूछा कि उन्होंने भारत का बंटवारा क्यों होने दिया तो उन्होंने ये कहा था कि वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो, लेकिन वो जिन्ना और मुस्लिम लीग से लड़ते लड़ते थक गए थे और उनके पास बंटवारे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो ये वो कुछ इतिहास के लम्हे थे जो अगर अलग होते तो शायद भारत का बंटवारा ना होता। अभी आपकी चॉइस है कि आप इसके लिए जिन्ना, नेहरू, गांधी को ब्लेम करना चाहते हैं या फिर बस समय को। वैसे आपको क्या लगता है कि कांग्रेस उस वक्त ऐसा क्या कर सकती थी जिससे बंटवारा रुक जाता? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ। अब इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स बताए गए हैं। कोई कुछ फैक्टर्स, कोई कहता है जी इसमें कांग्रेस का जो है वो इसमें सर जो अभी तक हमारे पास सामने बात आई उसमें ये है कि वो नेहरू को ये वीडियो के तहत ब्लेम ठहरा रहे हैं कि नेहरू वो जो अपनी बात पे अड़ चुका था कि ऐसा ही हो, मे भी प्राउड के अंदर हो कि वो जो है ना, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत जो है ना उस वक्त इनके पास सीटें भी बहुत ज्यादा थी और सपोर्ट भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन नो डाउट के कायद-ए-आज़म भी जो है वो दूरअंदेश बंदा था और उसको आगे का सब पता था कि आगे क्या होने वाला है और किस तरह से, इस वजह से उसने अपनी बीमारी भी छुपा ली थी। सो आपको क्या लगता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल था इस पूरे पार्टीशन के लिए? मुझे लगता है कि ये होना था। बिल्कुल उस वक्त अगर कांग्रेस ने अगर किरदार अदा करना होता वो नेहरू और जिन्ना के दरमियान कोई ना कोई बात करवाती
और जना को लेकर आती है अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन उनमें भी कई ऐसे लोग थे जो कि नहीं चाहते थे मुस्लिम और हिंदू इत्तेहाद। बिल्कुल सर। तो इस वजह से जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स आए थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन सा फैक्टर ज्यादा अहम था इस चीज के अंदर? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। गुड बाय।